हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल में भाग 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। आप लोग जाकर के प्लीज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बेसिकली ये संपूर्ण भारत का भूगोल ये एक तरह से मैराथन चल रहा है, जो कि हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी आरओ जो होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ ही रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यूज देख रहे हैं, जिससे आइडिया लग जा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें आ रहे हैं इस टाइम के पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर के, अगर पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा। 3 से 4 लेक्चर, तीसरा ये है, 5 लेक्चर भी ये मैं पूरा कवर करा दूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है, मतलब 13 टॉपिक तक हमने पढ़ा दिया है, 14वां टॉपिक है आज का। बेसिकली ये थर्ड का पहला टॉपिक है। तो अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग, अपवाह तंत्र बेसिकली 3 टाइप होता है। गंगा नदी तंत्र होता है, सिंधु नदी तंत्र होता है और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गंगा नदी तंत्र है, मतलब इसमें मैंने क्या किया, सब पार्ट भी दे दिया है। और हम लोग सिंधु नदी तंत्र 14वें में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 14 टॉपिक, इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ना है, 2 सब टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय में फिर दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। पूरा अपवाह तंत्र हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कैसे किया गया है वही बताया गया है। तो जल विसर्जन के आधार पे किया गया है, जल विसर्जन के आधार पे, और अरब सागर अपवाह तंत्र के आधार पे, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के आधार पे। तो ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप एक बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, जब मेंस लिखेंगे आप लोग तो फिर पूरा डिटेल में मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगी, उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अपवाह प्रणालियों को जल विभाजक रेखा द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें पश्चिमी घाट, अरावली, यमुना, सतलुज को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोग पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूरा डिटेल में देखे थे कि जो हमारा पूरा इंडिया का मैप है, तो इधर क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ये क्या है, पूरा पूर्वी घाट है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी अपवाह तंत्रों का 90% जल कहाँ पे गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और शेष जो है वो अरब सागर में गिरता है। तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर है। तो पूर्वी जो घाट है इधर साइड, ये क्या है, हमारा पूर्वी घाट है। तो ये पूर्वी घाट साइड, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, पूरा ये हिस्सा क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है, 90% जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद कर लीजिए कि बांग्लादेश कहाँ पे है, बांग्लादेश यहीं पे है, तो बंगाल की खाड़ी इधर है। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, पश्चिमी साइड हमारा क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो ये सब मैप में आप लोग देखते रहा कीजिए, मैप लेकर के पढ़िए तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और याद रहता है। ये अरब सागर है, इसमें 10% जल का प्रवाह होता है, मतलब नदियाँ जो जल अपना विसर्जित करती हैं, तो 10% जल अरब सागर में आता है और 90% जल कहाँ पे आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या था, ये भारतीय जल विसर्जन के आधार पर था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये था 2 तरीके था। तो ये बेसिकली जल विसर्जन के आधार पे पहला अरब सागर था, अरब सागर अपवाह तंत्र, दूसरा क्या था, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अरब सागर में कितना 10% जल विसर्जित होती है, नदियों का होता है, और क्या, बंगाल की खाड़ी में 90% जल विसर्जन होता है नदियों का। ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर आता है उत्पत्ति, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे है हिमालयी अपवाह तंत्र, मतलब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम होगा। फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होगा, जो कि पूरा आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रायद्वीपीय भारत। तो ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालयी अपवाह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना में, मतलब ये जो है, ये देखिए, ये इसका उत्पत्ति विशेषता के आधार पे 1 और 2। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि भारतीय जल अपवाह तंत्र का वर्गीकरण जल विसर्जन के आधार पे 2 प्रकार से हुआ है, उत्पत्ति, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पे भी 2 प्रकार से हुआ है। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पे हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, जो हिमालयी अपवाह तंत्र होती हैं की नदियाँ होती हैं वो 12मासी होती हैं। क्यों 12मासी होंगी भाई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बर्फ जैसे जैसे पिघलता रहता है, नदियाँ बहती रहती है, तो वो 12मासी हैं। और जो मौसम पे, मतलब जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला है हिमालयी अपवाह प्रायद्वीपीय अपवाह की तुलना में बहुत छोटा है, ये एक फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तंत्र में हिमालय और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, मतलब ये हिमालयी तंत्र की नदियों के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें ट्रांस हिमालय और हिमालय, हम लोग हिमालय के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े हैं। आप लोग को हिमालय का समझना है तो आप लोग जाकर के सेकेंड लेक्चर में या फर्स्ट में पढ़ा होगा, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें क्या है, ट्रांस हिमालय, देखिए जो इस तंत्र में हिमालय और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों को शामिल किया गया है, जिसमें 3 मुख्य नदी तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों मुख्य जो नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र और को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सभी नदियां बर्फ के पिघलने और वर्षा होने के कारण बनती हैं, इसलिए इन्हें बारहमासी नदियां भी कहा जाता है। इनकी नदियों का जो विभिन्न भौगोलिक विशेषता है क्या है, ऊपरी क्षेत्र में युवा अवस्था, गार्स, वी आकार की घाटियां, तीव्र ढाल वाले झरने। मतलब ये मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप एक बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों या मध्य भाग में परिपक्व अवस्था, जैसे देखिए अरावली रेंज जहाँ पे आएगा तो वो क्या है, पूरा परिपक्व अवस्था और पुरानी है। और जो यहाँ पे आएगा हिमालय क्या है, हिमालय नूतन है, नया बना हुआ है, तो यहाँ पे नई नदियाँ रहेगी, वी आकार की घाटी बनेगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि वी आकार की घाटियाँ, तो ये हिमालयी जो तंत्र है, नदी तंत्र, वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप याद कर लीजिएगा। अब एक बार आप मोटा मोटा मतलब मैप में देख लीजिए, फिर मैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, अब ये जो है ये कौन सा है, इसको जो बोलेंगे ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। देखिए यहाँ पे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसको पंचनद भी कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र पूरा हमारा इधर आ गया, कहाँ पे, देखिए सिंधु नदी तंत्र पूरा इधर पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा सिंधु नदी तंत्र, तिब्बत से निकलेंगी, तिब्बत से होते हुए, देखिए यहाँ से तिब्बत से स्टार्ट होते हुए सिंधु जाएंगी, फिर सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ये सबसे मिलते हुए बनाएंगी, ठीक है। अकर के कहाँ पे गिरेंगी, इनका जो विसर्जन होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो इनका विसर्जन अरब सागर में होगा, ठीक है। इन सारी नदियों का विसर्जन कहाँ पे होगा, अरब सागर में होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी तंत्र, ये देखिए पूरा गंगा नदी तंत्र है यहाँ पे। तो ये अभी डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं समझ आएगा, तो अभी डिटेल में भी है मैप में। तो ये गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र में बेसिकली बाएं से दाएं से सहायक नदियाँ पूछता है, तो ये हम लोग याद कर लेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यहाँ पे आ जाएंगी, दक्षिण भारत की नदियाँ पूरा नीचे आ जाएंगी, जैसे गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, पेनगंगा, ठीक है, तापी नदी, नर्मदा नदी, ये सब होता है, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। सेकंड नंबर पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। पहले नंबर पे कौन सी है, सबसे लंबी नदी गंगा है। तो ये सब थोड़ा फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये ऐसे इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है, ये आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए कि सिंधु नदी तंत्र पहला यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के तिब्बत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सिंधु नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, उनकी सहायक नदियाँ अगर ले लें हम लोग तो पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट आएगा, और दक्षिण भारत की नदियाँ में पूरा नीचे मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग मतलब डिवाइड कर लीजिए कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोगों का है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, सिंधु, देखिए इस नदी प्रणाली में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन्हें पंचनद कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचनद पूछता है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो देखिए ये सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पंचनद है पूरा, ठीक है, सॉरी। तो यह नदियाँ दुनिया की सबसे बड़ी, देखिए अब ये क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्यों में सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक हिस्सा बहता है। तो मतलब ये याद कर लीजिए, बाकी हिस्सा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडस, जिसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिमालयी नदियों की सबसे पश्चिमी नदी है। तो जैसा कि आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्या है, ये पूर्वी भाग है पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पश्चिमी हिस्सा है। तो पूर्व भारत की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सी है, सिंधु नदी तंत्र। पूर्वी नदी तंत्र है यहाँ पे, मध्य में आएगी गंगा पूरा, दक्षिण भारत के नदी तंत्र में ढेर सारी नदियाँ आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सिंधु की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सिंधु की उत्पत्ति कैलाश पर्वत श्रृंखला से होती है, और ये 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में मतलब ये यहाँ से ये पूछ लेता है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। तो तिब्बत क्षेत्र में जो बोखारचू के निकट एक हिमनद से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये कैलाश पर्वत से हुआ है। तिब्बत क्षेत्र में बोखारचू है हिमनद यानी ग्लेशियर, वहाँ से हुआ है, ठीक है। तो तिब्बत क्षेत्र के बोखारचू के
हिमनद से हुआ है। जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती हैं। तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर में जब ये प्रवेश करती हैं तो ये कहाँ किसके बीच में बहेंगी, तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हैं। कौन? सिंधु नदी। ये लेह में जास्कर नदी से मिलती हैं। तो कहाँ पे ये जास्कर नदी से मिलेंगी, तो लेह में ये जास्कर नदी से मिल जाएंगी। सिंधु को हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के हिमनद से जल की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ है कि सिंधु को जल कहाँ से मिलता है, तो हिमालय, लद्दाख, जास्कर, कैलाश के हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने से इनको जल मिलता है। ठीक है, अब देखिए यह 3600 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है सिंधु नदी तंत्र। और देखिए एक है, ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी नदी तंत्र, सबसे बड़ी नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है इंडिया की, वो याद रखिएगा। तिब्बत में सिंधु को क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो सिंगी खम्बान कहते हैं, सॉरी खम्बन कहते हैं, कहीं कहीं खम्बान भी है। तो तिब्बत में सिंधु को सिंगी खम्बन यानी कि शेर, जैसे शेर का मुख होता है वैसे होता है, तो इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है देखिए पूरा मैप में भी दिखाया गया है, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर मैप में समझते हैं। सिंधु दर्दिस्तान क्षेत्र में चीरलेट के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये पूछ लेता है कि मतलब पाकिस्तान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये दर्दिस्तान क्षेत्र में चिल्लड़ के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ऊपरी भाग में सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, श्योक है, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नोब्रा, सियांग। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस द्रास याद कर लीजिए, जास्कर याद कर लीजिए, गिलगित, श्योक याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग में ज़्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में बहती हैं तो इतना नहीं पूछता है। जो निचले हिस्सा है वो इंडिया में आती हैं तो वो इसलिए पूछा जाता है। तो निचले भाग में सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निचले भाग में सतलुज की जो सहायक नदियां हैं ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनको पंचनद भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अतः सिंधु में पाकिस्तान, देखिए अब क्या होता है अंत में, क्या होता है, सिंधु पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, सिंधु है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। मैप में आप लोगों ने देखा ही अरब सागर, यहाँ पे है अरब सागर, देखिए कहाँ पे, पश्चिमी घाट साइड है अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, पूर्वी है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब आप लोग एकदम मैप में देख के क्लियर करते रहिए कि हाँ कहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, कहाँ अरब सागर है, बेसिक मतलब ना भूलिए। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, तो ऐसे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सब बेसिक आप लोगों को एकदम रटा रहना चाहिए और देख के याद रहना चाहिए। तब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो सिंधु नदी है वो कैसे पूरा मैप में दिखाया गया है। तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से इनका उद्गम होता है, तो ये तिब्बत के पास से बुखारचू से, हिमनद से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। फिर ये बहती हुई आगे जाती हैं, चेनाब से मिलती हैं, झेलम और चेनाब, वही चेनाब यहाँ पे देखिए पहले चेनाब से मिलेंगी, फिर झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर जा करके ये कहाँ पे, पाकिस्तान में ये कहाँ मिल जाती हैं, पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में जा करके ये मिलके अपना जल विसर्जित कर देती हैं, यहाँ की यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती हैं। तो सिंधु पाकिस्तान के कराची के पास यहाँ पे है मीठन कोट, एग्जैक्ट नाम जो है उसका मीठन कोट, वहाँ पे जाके मिलके विसर्जित करती हैं जल अरब सागर में। ये आप लोग मोटा मोटा याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सतलज नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। इनका उद्गम स्थल पूछता है, उद्गम स्थल कहाँ पे इनका उद्गम स्थल हुआ है, और मुहाना पूछ रहा है। लंबाई आप लोग छोड़ भी सकते हैं, बस आप लोग ये याद कर लीजिए, मोटा मोटा ये याद कर लीजिए कौन सी सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे लंबी कौन सी नदी है, ये आप याद कर लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सतलज नदी, सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा, राक्षस ताल से हुआ है, यानी कि राक्षस ताल से हुआ है, इसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। मानसरोवर झील के समीप हुआ है राक्षस ताल से। रावी नदी जो है उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये रोहतांग दर्रे से इनका उद्गम हुआ है, रोहतांग दर्रे से हुआ है। फिर ब्यास नदी इनका कहाँ से हुआ है, तो इनका रोहतांग दर्रे के समीप जो तल है वहाँ से इनका भी हुआ। तो रावी और ब्यास का जो है रोहतांग दर्रे से हुआ है उद्गम, इंपॉर्टेंट है। सतलज का कहाँ से, राक्षसताल से हुआ है। झेलम का से हुआ है, यहाँ पे शेषनाग झील से हुआ है। शेषनाग झील यानी कि बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से उद्गम हुआ है झेलम का, तो ये इंपॉर्टेंट है। झेलम का उद्गम शेषनाग झील से। चेनाब का उद्गम कहाँ, बारालाचाला दर्रा लाहौल स्पीति में है। ये दर्रा सीधे सीधे पूछ लेता है कि कहाँ पे है, मतलब बारालाचाला दर्रा कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति में। ठीक है, और ये चेनाब का उद्गम भी यहाँ से होता है, बारालाचाला दर्रा से होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
सारा उद्गम याद कर लीजिएगा। और ये पूरा मैप में दिखाया गया है कि इंडस है, झेलम, चेनाब, रावी से ब्यास, सतलुज। अब क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में अरेंज करने को आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण आप अरेंज कीजिए। मतलब क्या है कि नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने को आता है लाइन से, तो आपको इसको लाइन से याद करना है, ठीक है। तो सिंधु, देखिए लाइन से आपको इसको याद करते हुए चलना है। यहाँ से आप लोग याद कीजिए, देखिए पाकिस्तान में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और फिर उसके बाद ब्यास, फिर सतलज आता है। तो यहाँ पे मैप में भी है, यहाँ पे आप इसमें देख करके याद कर लीजिएगा अगर उसमें नहीं दिख पा रहा होगा तो। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, देखो चेनाब वही चेनाब है, तो देखो पहला सिंधु है, दूसरा झेलम है, तीसरा चेनाब है और चौथा रावी है, पांचवा ब्यास है, ठीक है, और छठा क्या है, सतलज है। तो एकदम याद कर लीजिएगा। अब सिंधु की पंचनद में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मैं लिख भी दे रही हूँ, सिंधु की सहायक नदियों में पहला क्या आ जाएगा, झेलम, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, चेनाब, थर्ड नंबर पे रावी है, और फोर्थ नंबर पे ब्यास, और फिफ्थ नंबर पे सतलज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसको कोई ट्रिक बना लीजिए, या तो अल्फ़ाबेट में देख लीजिए, नंबर लिख लीजिए कि जे है, सी है, आर है, वी है, एस है। तो ऐसे करके कुछ करके इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं गंगा नदी तंत्र। अभी इसके क्वेश्चन मैं एक साथ ही गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र सारा पढ़ा लूंगी, फिर मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगी, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र प्रणाली भारत में सबसे बड़ी है, और इसमें क्या है, जैसा मैप में अभी हम लोग डिटेल में मैप में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी है गंगा नदी तंत्र है, ये बहुत बड़ी गंगा नदी तंत्र की प्रणाली है। यहाँ पे मैप में देखिए आप लोग, तो ये पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये गंगा नदी तंत्र का है, ठीक है। अब इसमें कई नदियां बारहमासी और कई गैर बारहमासी नदियां होती हैं, जिसमें उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। गंगा अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो ये भी मतलब ये हम लोग को पता है, ये गंगा मैया हम लोग पूजा करते हैं पूरा। गंगा द्रोणी में 11 राज्य शामिल हैं। ये पूछ लेता है, राज्य आपको नहीं आता तो सही है, बस आप ये याद कर लीजिए 11 राज्य शामिल है। अब यूपी के एग्जाम से देखें तो ये पूछता है कि गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से बहती है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 27 जिलों से बहती है यूपी के, तो ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कितने राज्य शामिल हैं, तो ये स्टेट कितने हैं गंगा नदी द्रोणी में, 11 स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से होती है, के पास से गंगोत्री हिमनद से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तरकाशी जिले। जहाँ पे गंगा का उद्गम होता है वहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे गंगा का उद्गम होगा, कहाँ पे हो रहा है, गंगोत्री हिमनद में, वहाँ पे इनको भागीरथी के नाम से जाना, मतलब ये जानी जाती हैं। फिर आगे आके ये जब ये अभी आप लोग पढ़ेंगे, देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलेंगी, भागीरथी अलकनंदा से मिलेंगी, तब उनको गंगा के नाम से, मतलब वो तब जानी जाएंगी, और ये उत्तराखंड के मैदान से होते हुए फिर आगे बहेंगी, ठीक है। तो मध्य और लघु हिमालय को काटकर ये तंग महाखड्डों से होकर गुजरती हैं। ये भी पूछता है गंगा नदी कहाँ से कैसे गुजरती हैं, जब स्टार्टिंग में जहाँ से इनका उद्गम होता है, तो मध्य और लघु हिमालय को काटकर, यानी मध्य और लघु हिमालय के बीच से ये निकलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, जैसा हम लोगों ने भी बताया कि देखिए भागीरथी अलकनंदा, जब भागीरथी जो है, जब स्टार्टिंग में गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलेंगी तो उन्हें भागीरथी कहते हैं। जब ये अलकनंदा से मिलेंगी देवप्रयाग में, तभी इनको क्या कहेंगे, इनको गंगा के नाम से ये जानी जाएंगी। फिर ये हरिद्वार में गंगा मैदानी इलाका, मतलब हरिद्वार में उत्तराखंड से फिर गंगा मैदानी इलाकों में ये प्रवेश करेंगी, फिर उत्तर प्रदेश में आएंगी, पूरा गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ये है मैप में दिखाया गया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ से इनका क्या होता है, उद्गम होता है, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भागीरथी यहाँ से, गंगोत्री से इनका क्या होता है, गोमुख गंगोत्री, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। देखिए यहाँ पे गंगोत्री हिमनद है, और क्या है, गोमुख से, ठीक है। तो गोमुख जैसा है, गाय के मुख जैसा वो है, इसलिए यहाँ पे गोमुख इसका वो रखा गया है। गंगोत्री हिमनद से निकलेंगी, तो यहाँ पे क्या है, गंगोत्री।
तो गंगोत्री हिंद से इनकी उत्पत्ति होती है गोमुख से। फिर ये यहाँ पे ये क्या किस नाम से जानी जाएंगी, तो यहाँ पे ये भागीरथी के नाम से जानी जाएंगी। फिर ये आगे बढ़ेंगी जब भागीरथी अलकनंदा से मिलेंगी, देखिए यहाँ पे है भी, ये तो भील गंगा है सॉरी, आगे ये बढ़ेंगी फिर ये अलकनंदा से मिलेंगी, ये है अलकनंदा। तो जब ये देखिए यहाँ से भागीरथी आएंगी और ये अलकनंदा से यहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, देवप्रयाग में मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखिए भागीरथी आ रही हैं, अलकनंदा से मिलेंगी कहाँ पे, देवप्रयाग में। जब ये देवप्रयाग से मिलती हैं तो इनको गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता, मतलब इनको गंगा नदी कहा जाने लगता है। तो यही चीज़ है कि भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा जैसे ये मैं बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछता है कि मतलब देवप्रयाग में कौन किससे मिलता है। अभी 3-4 है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में। अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग क्या कीजिए, ट्रिक बना लीजिए। जैसे मैंने तो एक ट्रिक बनाया सिंपल सा, भादव। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बस ट्रिक है। जैसे देखिए भा मतलब देखिए यहाँ पे भागीरथी, भ से भागीरथी आ जाएगा, अ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलकनंदा हो जाएगा, अ से अलकनंदा हो जाएगा, और द से हमने याद कर लिया देवप्रयाग। ठीक है, तो क्या होगा, भादव, यानी कि देखिए यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिली, देवप्रयाग में मिली। बस ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है मैच करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे गंगा नदी, यहीं पे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। फिर अलकनंदा मंदाकिनी से कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो ये है नेक्स्ट, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी से कहाँ मिलेंगी, रुद्रप्रयाग में मिलेंगी। ठीक, तो इसका भी अगर आप लोग को ट्रिक बनाए तो याद कर लीजिए, अम्मा ने रुला दिया। मतलब देखिए यहाँ पे मतलब ऐसे ही है, बस याद करने के लिए है, क्योंकि एक साथ सब सारा मैच हो जाता है तो याद नहीं होता है, मतलब सारा एक दूसरे का मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अम्मा ने रुला दिया, याद कर लीजिए। तो अ से क्या हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, अब म से क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं, अलकनंदा और ये, तो अम्मा ने रुला दिया, र मतलब क्या होगा, रुद्रप्रयाग होगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलेंगी। भादव से याद कर लीजिए आप लोग, क्या भागीरथी कहाँ से, अलकनंदा से कहाँ मिलेंगी, देवप्रयाग में। यही देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहीं जाने लगेंगी। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए है कर्णप्रयाग में क्या होगा, अब यहाँ पे अलकनंदा नदी धौली गंगा है, नहीं अलकनंदा नदी देखिए ये है, ये धौली गंगा है। अलकनंदा नदी पिंडर नदी से कहाँ पे मिलेंगी, ये चीज़। तो देखिए अलकनंदा ये है पूरा, और यहाँ पे पिंडर है। अलकनंदा पिंडर से कर्णप्रयाग में मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अलकनंदा पिंडर नदी से कर्णप्रयाग में मिलेंगे। तो आप लोगों को बहुत ईजिली याद हो गया होगा, मतलब 1-2-3 याद कर लीजिए तो फिर सारा एक साथ ही आता है, वो मैच करना होता है तो आप लोग याद मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी आगे भी इसको डिटेल में इसको पंचनद भी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे कि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलेंगी, फिर इनको गंगा के नाम से कहा जाने लगेगा। हरिद्वार में फिर ये गंगा के मैदान से होते हुए आगे बढ़ेंगी, फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अब देखिए ये प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से मिलती हैं। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कि गंगा नदी वहाँ पे यमुना से कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती हैं, ये याद कर लीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2525 किलोमीटर है। गंगा बेसिन अकेली भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आच्छादित करती हैं या बहती हैं। तो ये इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लीजिए, सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर में बहती हैं। अब गंगा नदी पे बने महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे भागीरथी नदी पे जो गंगा की सहायक नदियां हैं उन पे जो निर्मित है बांध, वो है टिहरी बांध। ठीक है, फरक्का बैराज, ये सब कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है। तो ये पूछता है टिहरी बांध किस नदी पे, भागीरथी नदी पे। फरक्का बांध, फरक्का बैराज ये कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है। ठीक है, और जहाँ नदी का मुख्य प्रवाह बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ये इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए, गंगा के मैदान में बड़ी संख्या में शहर स्थित है, जिसमें उल्लेखनीय है यूपी के जो शहर हैं, वो पूछता है कि कौन से शहर कौन से नदी के किनारे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा और ढाका, ये क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं।
बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से मतलब जाना जाता है, इनको पद्मा कहा जाने लगता है बांग्लादेश में। पद्मा नदी के जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो पद्मा नदी यानी कि देखिए पद्मा नदी और कोई नदी नहीं है, गंगा नदी ही है जो कि कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती हैं, तो इनको पद्मा नदी के नाम से जाने जाने लगती हैं। तो पद्मा नदी जब जमुना नदी से मिलेंगी, जमुना नदी यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि बांग्लादेश में जमुना कही जाती हैं, इनसे जब ये मिलती हैं तो ये इन्हें मेघना कहा जाएगा। ठीक है, तो पद्मा नदी किससे मिलेंगी, जमुना नदी से मिलेंगी, तो इनको मेघना के नाम से जाना जाएगा। जो हुगली नदी से मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा जो कि सुंदरबन बांग्लादेश में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी के उससे ही बनता है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गंगा नदी में बाएं से जो सहायक नदियाँ हैं वो बताइए, दाएं से सहायक नदियाँ हैं वो बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, गंगा गोमुख यहाँ पे है, गंगोत्री हिमनद से क्या होंगी, इनका उत्पत्ति होता है। तो देखिए ये डायरेक्शन किधर है, ये इधर चल रहा है। जब ये डायरेक्शन इधर चलता है तो आप अपने हाथ से देख लीजिए कि ऊपर का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, और ये हिस्सा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, बायां होगा, और ये क्या होगा, दायां होगा। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से जो है जो भी नदी इधर के हिस्से में ऊपर में रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, यानी बाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ गंगा की। जो इधर से रहेंगी वो दाएं ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ रहेंगी। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, एकदम कोई ट्रिक बना लीजिए या बार बार उसको मैप में देखें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ गंगा नदी की रामगंगा, फिर गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक, फिर बूढ़ी गंगा और कोसी, फिर महानंदा। ठीक है, तो ये है कहाँ से, बाएं ओर से सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा। फिर हम आते हैं दाएं से सहायक नदियां, तो दाएं से यमुना की भी सहायक नदी इनको कहते हैं, तो टोंस, सोन और हुगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाएं से दाएं से, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे गंगा की सहायक नदियों का संगम भी पूछ लेता है। तो अलकनंदा जो नदी है उनका संगम कहाँ पे है, देवप्रयाग में है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। नदी कौन सी है, अब देखिए यहाँ पे है रामगंगा, इनका कहाँ पे संगम है, कन्नौज में, यहाँ पे मिलती हैं। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती हैं। मतलब ये कह रहा है कि अलकनंदा नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलती हैं, ये चीज़ बोल रहा है। तो अलकनंदा नदी देवप्रयाग में गंगा से मिलती हैं, रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती हैं, और घाघरा नदी कहाँ पे, छपरा में मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश में ही इनका, देखिए ये लखनऊ, ये इनका जो गोमती नदी है यही एक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से ही ये उत्पन्न होती है, मतलब यहीं से ये स्टार्ट होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोन नदी पटना में मिलती हैं गंगा नदी से, गंडक नदी हाजीपुर में मिलती हैं, और कोसी नदी भागलपुर में, महानंदा नदी मालदा में मिलती है। तो कुछ कुछ नदियाँ, पटना जो हुआ, हाजीपुर, भागलपुर, तो ये बिहार की है। बिहार के एग्जाम से बहुत, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यही जो हम लोगों ने पढ़ा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, इनको पंचप्रयाग भी कहा जाता है। तो ये याद कर लीजिए, कभी कभी पंचप्रयाग दे देता है और पूछता है कौन सा नहीं है, तो आप लोग को ये याद कर लेना है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। और ये कहाँ कहाँ मिली है हम लोगों ने याद कर लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजना, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो टिहरी परियोजना है वो किस नदी पे है। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ, भील गंगा में हुआ, भीलगाना बोलते हैं, और भागीरथी नदी के संगम पे टिहरी नामक स्थान पे हुआ, इसीलिए इसका नाम टिहरी बांध परियोजना रखा गया। फिर आता है टनकपुर परियोजना, ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे है, टनकपुर नामक स्थान पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी परियोजना, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इतना याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूछ लेता है कि गंडक नदी परियोजना किस संयुक्त परियोजना है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की। फिर आता है नेक्स्ट कोसी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट, बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। नेक्स्ट आता है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की परियोजना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका लाभ बिहार, मध्य प्रदेश को भी मिलता है। इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो सोन की सहायक नदी रिहंद और पिपनी यानी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में हुआ नामक स्थान पर किया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कहाँ पे, रिहंद पर, पिपनी सोनभद्र जिला में, मतलब सोनभद्र में यहाँ पे
हुआ है इस जो परियोजना है इसका निर्माण। फिर बाढ़ सागर परियोजना, यह सोन नदी पर स्थित परियोजना है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाढ़ सागर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग अभी तक जो पढ़े सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी उदाहरण किसका उदाहरण? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अब जैसे आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि पूर्ववर्ती पश्चिमवर्ती ये क्या है, तो अभी हम लोगों ने मैप में देखा, पूरा स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने मैप में देखा था। देखिए अब ये जो गंगा नदी तंत्र हैं, इनका जल कहाँ विसर्जित होता है? तो इनका जल पूर्वी में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं ये जल अपना। सबसे बड़ा जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है यहाँ पे आके बांग्लादेश से होते हुए सुंदरबन का डेल्टा बनता है, यहाँ पे अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदी हैं, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व की ओर बहते हुए आ रही हैं। पश्चिम यहाँ पे जाएंगी अरब सागर की ओर जो जाएंगी, तो पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेंगी। और जो इधर आएंगी वो प्रायद्वीपी होंगी, अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेंगी। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? तो विंध्यन पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है। ये देखिए बेतवा नदी मिलती है कहाँ? देखिए यूपी RO 2014 में आया हुआ है। तो कहाँ से निकलती है बेतवा नदी, कहाँ पे मिलती है? तो ये यमुना नदी से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भागीरथी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जोंक नदी जो है वो भागीरथी गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। ये क्या है? ये किसकी? महानदी की सहायक नदी है। ये नीचे आ जाएगा दक्षिण भारत में। ठीक है, पुनपुन नदी, जलांगी और अजय नदी हैं, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जोंक नदी नहीं है। ठीक है, यूपीपीएससी प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी आप लोग PYQ से भी याद करते चलिए, क्योंकि नए नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती, ये पूछ रहा है। तो गंडक नदी ये यूपी में प्रवाहित नहीं होती। सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के उससे। तो देखिए गंडक नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवाहित नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। तो ये याद कर लीजिएगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और कहाँ पे प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती हैं। तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। सोन, हिंडन और शारदा नदी ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए एक तरह से। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके इसमें एक आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसी में साथ साथ। तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो देखिए ये जो है पश्चिमी तट की जो नदी है, ये पूरा पश्चिमी साइड की, ये हम लोगों ने पढ़ लिया सिंधु नदी तंत्र। और हम लोगों ने मध्य पूरा पढ़ लिया, ये प्रायद्वीपी गंगा नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियां सारे पढ़ने हैं। देखिए दक्षिण भारत की नदियां में वैंगई, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, भीमा, मंजरा, पेनगंगा, ताप्ती, वारदा, नर्मदा, महानदी, इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने को आ जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन ही ले लिया है सीधे। तो देखिए प्रायद्वीपी भारत की सभी प्रकार की जो प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, तापी नदियां अरब सागर में मिलती हैं। तो ये सही है कि जो प्रायद्वीपी भारत की सभी प्रमुख नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, जैसा कि यहाँ पे मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये नर्मदा नदी और ये तापी नदी, इन नदियों का देखिए उद्गम यहाँ से हुआ है और ये कहाँ गिर रही हैं, जाके जल अपना विसर्जित कहाँ करेंगी? ये अरब सागर में करेंगी। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। ठीक है, और इधर में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी साइड में क्या है? अरब सागर है। तो यहाँ पे अपना जल विसर्जित कर रही हैं कौन कौन सी नदियाँ? अरब सागर में नर्मदा और तापी, बस यही 2 है। और सारी जो इतनी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, अब सब देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी अपना जल विसर्जित कहाँ कर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। भीमा नदी कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। फिर गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ये भी अपना जल विसर्जित कहाँ कर रही है? बंगाल की खाड़ी में कर रही है। इंद्रावती नदी जो है वो क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए मैप पे देख के आप लोग याद कीजिए, पूरा याद हो जाता है। ठीक है,
फिर पेनगंगा, पेन्नार आएगा, ठीक है, और तुंगभद्रा यहाँ पे है, और कावेरी है, और वेंगई है। तो वेंगई जो है ये देखिए दक्षिणतम साउथ में है वेंगई, ये भी क्या है बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करेंगी, कावेरी नदी भी करेंगी। तो आप लोग बस दो याद कर लीजिए कि जो अरब सागर में गिरती है, और सारे जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करेंगी, ठीक है। तो नर्मदा और तापी क्या है, अरब सागर में जल विसर्जित करेंगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये सही है, परंतु नर्मदा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो ये भी सही है। और फिर आर कारण क्या कह रहा है, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में बहुत आ रहे हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आ रहे हैं, यूपी आरओ में आ रहे हैं, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी ब्रंस द्रोणी से होकर के बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ब्रंस द्रोणी से होकर के बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो नर्मदा घाटी किसकी उदाहरण है, तो ब्रंस घाटी की उदाहरण है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो कौन सी नदी नहीं करती, हम लोगों ने पढ़ा नर्मदा और तापी, जो कि हमारे अरब सागर में जाकर के जल विसर्जित करती हैं, यहाँ पे नर्मदा और तापी, ठीक। तो ये दोनों नदियां जो हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण ये नदियां नहीं करती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे सही, जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं, तो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती हैं, तो तापी नदी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती, मतलब कि कहाँ पे जल अपना विसर्जित कर रही हैं, तो तापी और नर्मदा हम लोगों ने पढ़ा वो अरब सागर। तो देखिए सारे क्वेश्चन, ये देखिए यूपीपीएससी 2018 में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, नर्मदा तापी आप लोग याद कर लीजिए और सारा याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन याद कर लीजिए, जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती हैं, ये भी आप लोग फैक्ट है याद कर लीजिएगा, अरब सागर में जाके गिरती हैं, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाब पश्चिमी घाट से निकलती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा नदी बेसिन, तो गंगा नदी बेसिन सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, गोदावरी नदी बेसिन है, ये एमपीपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी, तो प्रायद्वीपीय बोल रहा है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये गंगा नदी तंत्र का गंगा है, प्रायद्वीपीय भारत में हम आएंगे तो पूरा नीचे का दक्षिण भारत की नदियां सारी आ जाएंगी, तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो महानदी नदी घाटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं, तो ये कौन सी श्रेणी है, सतलज श्रेणी है, मतलब सतलज नदी है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं, जो हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे, हिमालय की पूरी श्रेणियाँ पढ़े हैं, तो वो आप लोग को अगर हिमालय का श्रेणी पूरा पढ़ना है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है उससे क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोआब है और नदियाँ दिया हुआ है, तो ये बहुत इजी है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएगा यहीं पे। देखिए बिस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज के मध्य है, अब देखिए इसी के नाम पे ही बना है, ब्या का देखिए यहाँ पे बिस्ट ले लीजिए बी है, और सतलज का यहाँ पे स लिया हुआ है, तो ब्यास क्या है यहाँ पे, बिस्ट दोआब कहाँ पे है, ब्यास और सतलज नदी के बीच, यानी कि देखिए ब्यास और सतलज नदी के बीच में बिस्ट दोआब, ठीक है। अब यहाँ पे बारी क्या है, रावी, ये देखिए रावी नदी और ये ब्यास नदी, तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। यहाँ पे रचना दोआब किसके बीच के हैं, तो देखिए रावी, र से रावी और चेनाब, तो रावी और चेनाब नदी के मध्य के दोआब को क्या कहते हैं, उसको रचना दोआब कहते हैं। फिर चाज आएगा, चाज मतलब चेनाब और झेलम, इनके बीच के दोआब को चाज कहते हैं, मतलब इसी के नाम पे ही है, तो ऑप्शन आएगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, ऐसे भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इस चैप्टर का, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी नदी अपने ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दामोदर नदी घाटी अपने ब्रंश प्रवाह के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग।
अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख जल प्रपात, और यहाँ पे वाटरफॉल है ये, और यहाँ पे प्रमुख लेक है यानी कि जो मेन झीलें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये 2 चैप्टर है एक साथ ही हम लोग देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल हैं और जो झीलें हैं वो एग्जाम में आता है, सीधे सीधे मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल दिए गए हैं, जैसे जोग, और यहाँ पे जोग ही याद कर लीजिए, ये नहीं याद हो रहा तो छोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं। तो जोग जो जल प्रपात है ये किस नदी पे है, तो ये शरावती नदी पे है। ये पूछता है, मतलब कैसे पूछता है, नदी दे देता है और राज्य दे देता है। देखिए, एक पूछेगा कि ये जो वाटरफॉल है, जोग जो वाटरफॉल है वो किस नदी के किनारे, तो शरावती नदी के किनारे। किस राज्य में है, कर्नाटक में। 2-3, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 2-3 दे देगा वाटरफॉल, आपको रिवर का नाम दे देगा, आपको मैच करना होगा। तो ये भी आप लोग को याद रहेगा तो याद कर लेंगे, और स्टेट दे देता है उसको भी मैच करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, शरावती नदी पे है, किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में। ये एक साथ इसलिए मैंने दे दिया कि आप लोगों को कोई ट्रिक बनाना हो तो आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से 5-6 आप लोग याद कर लेंगे तो मैच करने के लिए ही अक्सर आता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको मैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये कहाँ पे है, ये कावेरी नदी पे है, कर्नाटक राज्य में है। हुंडरू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुंडरू जो वाटरफॉल है ये सुवर्ण रेखा नदी पे है और रांची यानी कि झारखंड राज्य में स्थित है। कपिल धारा ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पे है और इसमें मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में है, जबलपुर एग्जैक्ट लोकेशन है इसका। चित्रकूट, देखिए चित्रकूट नाम से पता चल रहा है छत्तीसगढ़, तो चित्रकूट किस नदी के किनारे हैं, तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में ही बहती है, तो ये बस्तर नदी, बस्तर राज्य जो है छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्टार्टिंग के जो है ये तो आपको याद करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सब छोड़ सकते हैं, अभी तक नहीं आया है या मैच करने के लिए आता है तो आपको 2-3 याद है तो आप कर लेंगे, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग को अगर सारा याद करना होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्ध धारा या कपिल धारा, ये नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है दुग्ध धारा कपिल धारा, तो नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है देवधारा, देवधारा कहते हैं, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चुलिया जल प्रताप ये भी पूछा हुआ है, तो ये चंबल नदी पे है और राजस्थान में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डुडुमा ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, मच्छकुंड नदी पे है और उड़ीसा में है। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे लेक, झील पढ़ लेते हैं। झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो झील में जैसे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट झील है वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे भी मैच करने के लिए आता है। तो डल लेक, जैसे इसमें 2-3 टाइप के आते हैं, एक टाइप पूछ लेता है कौन सा सबसे बड़ा लेक है, कौन सा मैनमेड सबसे बड़ा लेक है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कौन सा सबसे बड़ा झील है। और क्या होता है, एक तीसरा टाइप आ जाता है कि इधर लेक दे देगा, मतलब झील दे देगा और राज्य दे देगा, आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। डल लेक ये कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पेरियार झील ये कहाँ पे है, ये केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पुलिकट लेक तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने यहाँ पे लिखे गए ये सारे आपको याद करना ही करना है। तो ठीक है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर पे स्थित है। सांबर लेक राजस्थान में है और पुष्कर लेक कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, सूरजकुंड कहाँ पे, हरियाणा में है। डिडवाना पूछ लेता है तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। उदय सागर ये भी राजस्थान में है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फुलर लेक ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिहाज से। और उसके बाद हाफलांग ये पूछता है तो असम में है, और ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जल प्रपात और जो झील है उसका एक साथ मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि आप लोग एक साथ ही देख लीजिए पीवाईक्यूज में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, वाटरफॉल में दुग्ध सागर दिया हुआ है, बरकाना, और अब पलानी दिया हुआ है और खंडाधार। अब ये किस किस राज्य में है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो दुग्ध सागर कहाँ पे है, तो ये गोवा में है स्थित। किस राज्य में है, गोवा में स्थित है। तो ए का 4 हमारा मैच करेगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ए और बी में हमें करना है, तो कौन सा बचेगा हमारा। फिर बरकाना हम देख लेते हैं, तो बरकाना कहाँ पे है, ये कर्नाटक में स्थित है। तो बी अगर हम मिलाएं तो बी का 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम और देख लेते हैं। खंडाधार ये कहाँ पे, ये उड़ीसा में स्थित है। और पलानी कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप पीवाईक्यू से भी याद करते चलिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार थोड़े थोड़े रिपीट भी होते हैं, तो ये आप लोग इसको याद करते चलिएगा।
फिर आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस टाइप से भी आता है। तो हुंडरू जलप्रपात हम लोगों ने पढ़ा, ये कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी पे, ये सही है। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पे, ये भी सही है। और धुआंधार प्रताप ये नर्मदा नदी पे, ये भी करेक्ट है। बूढ़ाघाट जो है ये कांची नदी पे नहीं है, ये बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी पे है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन भी याद कर लीजिए आप लोग। तो ये झारखंड में है। बूढ़ाघाट प्रताप कहाँ पे है, सॉरी प्रपात, ये कहाँ पे है, ये झारखंड में स्थित है। ये सारे वाटरफॉल हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा स्टेट भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो शिव समुद्रम वाटरफॉल ये कहाँ पे है, कावेरी नदी पे है, सही है। चुलिया जो वाटरफॉल है ये चंबल पे है, ये भी सही है। जो वाटरफॉल ये कृष्णा पे नहीं है, ये शरावती नदी पे है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। धुआंधार प्रपात कहाँ पे है, तो ये नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। तो लोकेशन भी आप साथ साथ याद करते चलिए और नदी याद करते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे चित्रकूट जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो चित्रकूट हम लोगों ने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। ऐसे कनेक्ट करके याद करते चलिए तो याद हो जाएगा आप लोग को। ये देखिए यूपी RO 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, री एग्जाम जो कि हुआ था 20 में, तो उसमें आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे है चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा है। तो कहाँ पे है, चित्रकूट में स्थित है कि बस्तर, तो यहाँ पे बस्तर में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर में ये स्थित है। चिल्का झील, अब हम लोग, ये है हमारा नेक्स्ट झील से क्वेश्चन है। लेक भी हम लोग पढ़े हैं, तो झील से चिल्का लेक कहाँ स्थित, जहाँ स्थित है मतलब वो तट पूछ लिया है। तो हम लोगों ने जो पिछला क्लास पढ़ा था, लेक्चर 2 पढ़े थे हम लोग भारत के भूगोल में, उसमें हम लोगों ने जो संपूर्ण भारत का भूगोल था उसमें हम लोगों ने पूरा ये तट पढ़ा था, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार और नदन सरकार, पूरा कोस्ट पढ़ा था अच्छे से। तो वही यहाँ पे दिया है कि मतलब सारा जो चैप्टर होता है वो एक दूसरे से रिलेट करता रहता है, मतलब हम लोग अगर पीछे से पूरा लाइन से पढ़ते चलें तो बहुत ईजिली समझ आ जाता है। तो चिल्का लेक कहाँ स्थित है वो बोल रहा है, तो ये ऑप्शन में क्या, उत्तरी सरकार यानी कि नदन सरकार। चलिए हम लोग देखते हैं चिल्का लेक। तो चिल्का लेक उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। तो ये उड़ीसा है इधर, ये सॉरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पे उड़ीसा है, देखिए यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए उड़ीसा, ये जहाँ पे, यहाँ पे पूरा ये जो बनाया गया ये क्या है, ये हमारा नदन सरकार है यानी कि उत्तरी सरकार है। तो अगर तट पूछेगा तो भी आपको बता लेना है कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो ये उत्तरी सरकार तट पे है। ऐसे यहाँ पे बहुत लेक है, पूछ लेगा, कोलेरू पूछ लेगा तो आपको बताना है। कोरोमंडल कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, ये कोस्ट से सवाल आते हैं, तट से भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे बहुत झील और भी दे सकता है आपको, दूसरा कोस्ट पूछ सकता है कि कोंकण कोस्ट पे जो झील होंगी, तो उससे भी आप लोग इस पर्सपेक्टिव से भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो कौन सी, अंचार झील, ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे झील दिया हुआ है, अवस्थिति दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी लेक कौन से राज्य में बहती है। तो ठीक है, तो साला लेक कहाँ पे बहती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। फिर यहाँ पे बड़खल लेक, ये हरियाणा में बहती है। और लोकटक लेक मणिपुर, तो आपको अगर एक ही याद है, लोकटक लेक याद है, तो भी ये पूरा मैच हो जाता है। और कालीवेरी लेक ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए ये यूपीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ है, तो आप लोग को लेक याद करना ही करना है, मतलब 8-10 आप लोग याद कर लीजिएगा, तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही दे दिया हुआ है कि लेक दिया हुआ है, अवस्थिति दिया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठे पानी, बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत सारे स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये है वुलर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूछता है लवणीय झील, अलवणीय झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ करके भी याद कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगी, बाकी जो बचे हुए 1 से 2 क्लास और आएंगे और फिर उसमें संपूर्ण भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं पे रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।